गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गौतम सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ इंटर 12th बोर्ड 2021 परीक्षा भौतिकी फिजिक्स सेट एक VVI इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% तैयारी के लिए नंबर 1 चैनल है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि आपके एग्ज़ाम में 42 यानी 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, जिसमें से आपको 35 का आंसर देना होता है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि आपका एग्ज़ाम 100 नंबर का होता है। 100 नंबर में 30 नंबर प्रैक्टिकल होता है, 70 नंबर आपका एग्ज़ाम होता है, जिसमें से आपको 35 नंबर यानी 35 क्वेश्चन आपको होता है ऑब्जेक्टिव और 35 नंबर होता है सब्जेक्टिव। दोस्तों, ये हमारा पहला वीडियो है भौतिकी फिजिक्स सेट 1 VVI इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सभी क्वेश्चन NCERT पैटर्न पर आधारित है। दोस्तों, ये हमारा सेट 1 है। आपके लिए हम 5 सेट बनाने वाले हैं, जिसमें से अगर आप सभी क्वेश्चन को रट लेते हो तो 100% गारंटी है कि आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में एक भी नहीं छूट पाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि आपके प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें से आपका एक आंसर होगा। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, दोनों A और B, यांत्रिक। दोस्तों, आपको हम बता दें कि आपका आंसर होगा ए नंबर। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश का वेग महत्तम होता है। प्रकाश का वेग हवा में महत्तम होता है, शीशा में होता है, पानी में होता है या निर्वात में होता है। दोस्तों, आपको हम बता दें प्रकाश का वेग निर्वात में महत्तम होता है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है, शून्य, अनंत, धनात्मक या ऋणात्मक। दोस्तों, आपको हम बता दें कि विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो है शून्य होता है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग होता है सिर्फ उच्च प्रतिरोध के मापन में, सिर्फ अल्प प्रतिरोध के मापन में, उच्च और अल्प दोनों ही प्रतिरोध के मापन में, विभवांतरों के मापन में। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग उच्च और अल्प दोनों ही प्रतिरोधों के मापन में होता है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है एम्पियर में, वोल्ट में, ओम में या वाट में। एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है एम्पियर में, वोल्ट में, ओम में या वाट में। तो वोल्ट में मापा जाता है विभवांतर। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किर्चहॉफ का नियम किर्चहॉफ बिंदु का नियम पालन करता है। देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले है किर्चहॉफ क्या है, इसके बारे में। इसका पहला नियम, दूसरा नियम होता है। देखिए, तो नियम क्या होते हैं। इस नियम के अनुसार किसी बिंदु पर मिलने वाली विद्युत धाराओं का बीजीय योग जो है शून्य होता है। यानी कि इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ के प्रत्येक भाग में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के गुणनफल के बीजीय योग परिपथ में कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो कहने का मतलब है, इसमें देखिए अब क्या दे रहा है आपका, ऊर्जा की संरक्षण का सिद्धांत है, आवेश की संरक्षणता का सिद्धांत है, या संवेग की संरक्षणता के सिद्धांत है, या द्रव्यमान की है। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि ये आवेश जो होते हैं उसके संरक्षणता का सिद्धांत है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, यदि एल प्रेरकत्व, आर प्रतिरोध एवं सी संधारित्र का धारिता हो,
तो L/R एवं RC का विभिन्न सूत्र क्या हैं? विभिन्न सूत्र का मतलब हो गया दोस्तों, मतलब आपको डायमेंशन जो बोला जाता है क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हम आपको बता दें कि आपका आंसर जो होगा M0 LT−1 या ML0T−1। दोस्तों देखिए यहाँ पे आपका L/R है, L/R, तो इसका जो आपका होगा आंसर M0L0T होगा, M0L0T, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, समरूप वेग से चलयमान आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। समरूप वेग से चलयमान आवेश उत्पन्न करता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है हमारा, लेंज का नियम पालन करता है बायो सावर्त नियम का सिद्धांत, संवेग संरक्षकता का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षकता का सिद्धांत या आवेश संरक्षकता का सिद्धांत। लेंज का नियम पालन करता है, आपको हम बता दें कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, प्रेरकत्व एल में बहने वाली आई धारा के कारण गतिज ऊर्जा होती है शून्य, हाफ LI², हाफ IL², हाफ L² I²। दोस्तों आपको बता दें कि हाफ LI² होता है, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, तेजी से चलने वाली बीटा किरणें फोटोन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन होता है। तेजी से चलने वाली बीटा किरणें इलेक्ट्रॉन होती हैं, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, धातु के बने किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसकी दोलनीय गति होती है। धातु के बने किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसकी दोलनीय गति होती है त्वरित, अवमंदित, एक समान, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको हम बता दें कि वो अवमंदित हो जाती है, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की घटना के आविष्कारक थे लेंज, फैराडे, रुमकार्फ या फ्लेमिंग। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की घटना के आविष्कारक थे फैराडे, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, स्व प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होगा, कूलाम, वोल्ट, ओम या हेनरी। दोस्तों आपको हम बता दें स्व प्रेरकत्व का एसआई मात्रक होता है हेनरी, आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस तरंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है, अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें, गामा किरणें या एक्स किरणें। दोस्तों आपको हम बता दें कि गामा किरणें जो हैं तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण होता है 0 डिग्री, 57 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण होता है 90 डिग्री, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको हम बता दें कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है आपको अवतल दर्पण में, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, IMU किसके बराबर होता है, 1.6 × 10⁻27 kg, 1.6 × 10⁻27 kg, 1.6 × 10⁻31 kg, 1.6 × 10⁻19 kg। AMU किसके बराबर होता है ये आपको बताना है, तो 1.6 × 10⁻27 kg होता है, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस में वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी होती है। एक उत्तल लेंस में वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी होती है 4f से अधिक, 4f से कम, 2f के बराबर, 4f के बराबर। दोस्तों आपको हम बता दें कि 4f के बराबर होता है, आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा 20 सेंटीमीटर और -40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो लेंसों के संयोग से बने समतुल्य लेंस की क्षमता ज्ञात करें। 20 सेंटीमीटर और -40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो लेंसों के संयोग से बने समतुल्य लेंस की क्षमता ज्ञात करें। दोस्तों आपको हम बता दें कि इसका कैलकुलेशन जब हम लोग करेंगे तो 2.5 डायऑप्टर आएगा। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता क्या होती है? D+F, D+1/F, 1+D/F या -1। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है 1+D/1/F, 1+D/F। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा एक व्यक्ति -2.5 क्षमता का चश्मा पहनता है। नेत्र दोष तथा बिना चश्मे के व्यक्ति का दूरबिंदु 40 सेंटीमीटर, दूरदृष्टि निकट दृष्टि 40 सेंटीमीटर, अबिंदुकता 40, निकट दृष्टि 250 सेंटीमीटर। दोस्तों आपको हम बता दें कि आपका आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि 40 सेंटीमीटर, बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पृष्ठ करता है व्यक्तिकरण को, प्रवर्तन को, ध्रुवण को, बड़ विक्षेपण को। दोस्तों आपको हम बता दें कि प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि करता है ध्रुवण को। आपका आंसर हो जाएगा ध्रुवण को। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा निर्वात में 600 एम्पीयर तरंगदैर्घ्य का एक वर्षीय प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है। इस माध्यम में इसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा? 4000, 400, 4500, 6000 या 9000 एम्पीयर। तो दोस्तों निर्वात में 600 एम्पीयर तरंगदैर्घ्य का एक वर्षीय प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है तो इस माध्यम में 4500 एम्पीयर का आपका तैयार होता है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अनुक्रमपाती होती है। जेड, Z², Z−1, Z−2। जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अनुक्रमपाती होती है। दोस्तों Z−2 आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है नाभिक की त्रिज्या कोटि है 10⁻⁻14 मीटर, 10⁻⁻15, 10⁻⁻16, 10⁻⁻18 मीटर। नाभिक की त्रिज्या की कोटि है। नाभिक की त्रिज्या की कोटि है दोस्तों 10⁻⁻14 मीटर। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में जिस बल के कारण अल्फा कण प्रकीर्णन होता है वह बल क्या कहलाता है? गुरुत्वीय बल, कूलॉम बल या चुंबकीय बल या नाभिकीय बल। दोस्तों आपको हम बता दें कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में जिस बल के कारण अल्फा कण प्रकीर्णन होते हैं वह बल कूलॉम बल कहलाता है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब संक्रमण किसी उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में होती है तो प्राप्त होती है लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाश्चन श्रेणी या फूड श्रेणी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब किसी संक्रमण की किसी उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में होती है तो प्राप्त हो जाती है बामर श्रेणी। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से कौन सी श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी भाग में पाई जाती है? चुंबकीय स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी भाग में पाई जाती है लाइमन, बामा, पाश्चन या ब्रैकेट। दोस्तों आपको हम बता दें कि लाइमन होगा आपका आंसर। आपका आंसर हो गया ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा ओ आर गेट का बुलीय व्यंजक होता है। ओ आर गेट का बुलीय व्यंजक होता है A+Y, A.B=Y, A'=A, C=AB। दोस्तों आपको हम बता दें कि आपका आंसर हो जाएगा
ए प्लस बी इक्वल टू वाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, ए एन डी गेट का बुलियन व्यंजक क्या है? ए प्लस बी इक्वल टू वाई, ए ब्रैकेट डॉट बी इक्वल टू वाई, ए डॉट बी इक्वल टू वाई, ए प्लस बी इक्वल टू वाई। दोस्तों ए एन डी के गेट का बुलियन व्यंजक जो होता है आपको दोस्तों, वो होता है आपको ए डॉट बी इक्वल टू वाई। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, नॉन गेट के लिए बुलियन व्यंजक है ए डॉट बी, ए डॉट बी इक्वल टू वाई, ए डॉट ए प्लस बी इक्वल टू वाई, ए प्लस बी इक्वल टू वाई। नॉर एन ओ आर गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है, बुलियन व्यंजक होता है ए प्लस बी डॉस इक्वल टू वाई। आपका आंसर हो गया डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, जर्मेनियम तथा सिलिकॉन में बैंड अंतराल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्रमशः होता है। जर्मेनियम तथा सिलिकॉन में बैंड अंतराल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्रमशः होता है 0.7, 11, 11, 0.7। दोस्तों आपको हम बता दें कि आपका आंसर हो जाएगा 0.7, 1.1। आपका आंसर हो गया ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है 30,000 से 300 हर्ट, 30,000 से 300 किलो वाट हर्ट, 30 से 3,000, 30 से 3,000। तो टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति प्रास का उपयोग किया जाता है दोस्तों, वो होता है आपको 30 से लेकर 3,000 MHz तक। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाशीय जंतु है संप्रेषण लाइन, तरंग निर्देशक, संप्रेषण एवं तरंग निर्देशक दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा संप्रेषण एवं तरंगों के निर्देशांक दोनों, सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित कण है? अल्फा कण, बीटा कण, प्रोटॉन, फोटान। निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित कण है? दोस्तों आपको हम बता दें कि आवेश रहित कण है आपका फोटान। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, इप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है न्यूटन मीटर इनवर्स 1, FM मीटर इनवर्स -1, CB इनवर्स 1 FM। इप्सिलॉन का मात्रक होता है, इप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है दोस्तों, आपको हम बता दें कि F इनवर्स 1। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय संचार में होता है परावर्तन, अपवर्तन, निर्वात तथा व्यक्तिकरण सभी। प्रवर्तन, अपवर्तन। अंतरिक्ष संचार में होता है सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत तीव्रता की बीमा है MLT इनवर्स 2I-1, MLT इनवर्स 2I। दोस्तों बीमा, विद्युत तीव्रता की बीमा जो होती है आपको MLT इनवर्स 3 होता है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, गैस के नियमानुसार फाइव एप्सिलॉन Q इक्वल टू QF या QO इक्वल टू F। गैस का नियम दोस्तों आपको हम बता दें, गैस का नियम जो है 5E इक्वल टू E बाई Q/E एप्सिलॉन। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, C वोल्ट, N मीटर, C इक्वल बाई M स्क्वायर। आवेश के पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है सेंटीमीटर प्रति मीटर स्क्वायर। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट मिनट की दर प्रवाहित होता है, तो उत्पन्न ऊष्मा बताइए। 110 कैलोरी, 220 कैलोरी, 700 कैलोरी, 2800 कैलोरी।
5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसकी विभवांतर 7 वोल्ट हो, धारा विद्युत जो है उसका बताना है। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि 2800 कैलोरी आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। दोस्तों आपको हम बता दें कि हमारा अगला वीडियो बहुत ही जल्द आएगा, सेट 2। ये हमारा सेट 1 था। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। VVI इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 12th बोर्ड 2021 एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।